तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ नमामि प्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 5। ठीक है, और जिसका नाम क्या है? यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। और अध्याय 5 में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1। हालांकि इसमें एक ही प्रश्नावली है, लेकिन उससे पहले इसमें कुछ चीजें दी हुई हैं, उनको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो ज्यामिति मतलब क्या होता है? जियोमेट्री। तो जियोमेट्री जो शब्द है, ठीक, तो जियोमेट्री जो शब्द है ये दो शब्द से मिलके बना है। ठीक है, इसमें एक शब्द है क्या? जियो, और दूसरा क्या है? मेट्री। ठीक है, तो ये जियोमेट्री जो मिलके बना है ये यूनानी भाषा के शब्द जियो प्लस मेट्रीन। ठीक है, इसको मेट्रीन बोलते हैं, मेट्रीन। ठीक है, इन दोनों से मिलके बना हुआ है। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। और मेट्रीन का मतलब होता है नापना। ठीक, इसका मतलब ये होता है पृथ्वी और नापना। मतलब ज्योमेट्री की खोज इसलिए की गई थी कि धरती पर जो भी समतल बनते हैं, कुछ चीजें हैं, खेत नापना, कुछ भी नापना है, उसके लिए उसका यूज किया जा सके। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम होता है जियोमेट्री। अब देखते हैं इसमें आगे थोड़ा सा। तो इसमें हमें दो वैज्ञानिक देखने मिल रहे हैं, थेल्स और यूक्लिड। ठीक है, तो यूक्लिड का हम यही पढ़ रहे हैं, यूक्लिड की ज्यामिति। ठीक, अब देखो जरा, इसमें लिखा है कि यूनानी गणितज्ञ थेल्स को श्रेय जाता है कि उन्होंने सबसे पहली ज्ञात उत्पत्ति उत्पत्ति यानी प्रूफ प्रदान की। यह उत्पत्ति इस कथन की थी कि वृत्त का व्यास वृत्त को समद्विभाजित करता है। थेल्स का एक सबसे प्रसिद्ध शिष्य पाइथागोरस था, जिसका नाम आपने अवश्य सुना होगा। पाइथागोरस और उसके साथियों ने अनेक ज्यामितीय गुणों की खोज की। अब देखो, इसमें एक दिया है थेल्स का कि जो प्रूफ है, उत्पत्ति है जो, वो इन्हीं ने सबसे पहले प्रदान की थी। ठीक है, हालांकि जितनी भी गणितज्ञ, जितनी भी चीजें रही हैं, पूरी भारतीय रही हैं। ठीक है, तो जो हमारे ग्रंथ थे, पहले के जो संत थे, ठीक, उन्हीं ने सबसे पहले इन सब चीजों की खोज की थी। लेकिन दिक्कत क्या थी कि वो पेटेंट नहीं करा पाए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, गणित की हो चाहे साइंस की हो चाहे कुछ भी, ठीक है, सोलर सिस्टम से लेके हर चीज, वो पूरा भारत देश की देन है। मतलब भारत देश के जो पुराने ऋषि मुनि हुए हैं ना, उन सब की देन है। उन्हीं के ग्रंथों को ये पढ़ पढ़ के इनने आगे बढ़ाया। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि इनने पेटेंट करा लिया, तो उनका आज नाम हम पढ़ते हैं। और अपने जो ऋषि संत महात्मा हुए उस टाइम क्या पेटेंट, तो पेटेंट नहीं चलता था, इस वजह से उनका नाम आज हम नहीं सुनते सुनते हैं। इसमें भी इसमें लिखा हुआ है कि प्राचीन भारत में 16वां सूत्र 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व ज्यामितीय रचनाओं के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। 16वां सूत्र नामक ग्रंथ था। ठीक है, और भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इत्यादि की खुदाइयों से यह पता लगता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता ने ज्यामिति का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया। लिखा है इसमें भी है, लेकिन श्रेय किसको जा रहा है इनमें? थेल्स को, यूक्लिड को। ठीक, चलो अब इसमें कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं। ठीक है, चलो इनकी परिभाषाएं हम समझते हैं। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। तो बिंदु क्या है? ठीक, तो यहाँ देखो, एक बिंदु ये रख दिया मैंने, इसका कोई भाग नहीं होता। इसमें क्या भाग कर लोगे? ठीक है, एक रेखा चौड़ाई रहे लंबाई होती है। तो रेखा क्या होती है? एक सीधी लाइन की जो ये रेखा है, लंबाई तो इसमें है लेकिन चौड़ाई इसमें कहाँ है, इसलिए इसको बोलते हैं चौड़ाई रहे लंबाई है। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। कोई रेखा के सिरे जो होते हैं उनको हम ऐसे दर्शा देते हैं ना। तो एक रेखा के यदि हम सिरे बताएं कि ये ए है और ये बी, तो ये क्या होते हैं? बिंदु ही होते हैं। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। तो सीधी रेखा क्या है? ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। इसमें कुछ बिंदु भी होते हैं, यहाँ भी बिंदु रख सकते, यहाँ भी रख सकते, कोई भी नाम दे सकते। ठीक है, एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ क्या है? मान के चलो ये व्हाइट बोर्ड ही एक पृष्ठ है, तो लंबाई और चौड़ाई होगी। इसमें क्या है? ये भी लंबाई, ये भी चौड़ाई है, ये एक पृष्ठ होता है। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं, तो ये भी सही बात है। मान के चलो ये एक पृष्ठ बना दिया मैंने, तो इसके किनारे क्या होंगे? रेखाएं ही होंगी। ठीक, ये रेखाएं हैं।
एक समतल पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। तो जो समतल पृष्ठ है, ठीक है, मान के चलो यही है। एक ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। तो स्वयं पर सीधी रेखाएं, ये सीधी रेखाएं हैं, ठीक है, सीधी रेखाओं से ये मिलके बनता है। तो ये थी इनकी कुछ परिभाषाएं, ठीक है। अब परिभाषाओं के बाद इनके कुछ अभिग्रहित थे, क्या थे? अभिग्रहित। मैं लिख देता हूं। कुछ अभिग्रहित इनके थे जिनको हम एक्सियोम बोलते हैं, ठीक है। अब इनके अभिग्रहित समझ लेते हैं कुछ। तो पहला क्या है? वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं, ठीक है। मतलब ऐसी वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, मान के चलो मेरे पास ये पेन है तीन, ठीक। ये तीन मेरे पास पेन है। तो ये जो पेन है ये इसके बराबर है, ठीक है, हटा दिया मैंने। ये जो पेन है ये भी इसके बराबर है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। आया कुछ समझ में? मतलब ये पेन इसके बराबर है, ये दूसरा पेन भी इसके बराबर है। तो ये दोनों पेन क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ये तो अच्छा बता दिया अपन को, तो ये पता ही नहीं था ऐसा भी होता है। चलो दूसरा इनका क्या है? यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या होगा? बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है। यदि जो बराबर है मतलब एक चीज बराबर है, ठीक, किसी चीज के, और दूसरी चीज बराबर है किसी दूसरी चीज के, और ये चीज भी आपस में क्या है? बराबर है। तो इन दोनों बराबर को बराबर में जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो बराबर आएगा। मान के चलो इनको जोड़ दो, एक और दो कितने होंगे? तीन। तो इनका भी कितना था? तीन। तो आंसर वही आएगा। मतलब बराबर चीजों को बराबर में जोड़ो तो आंसर भी बराबर आएगा। और यदि बराबर चीजों में से बराबर को घटा दो तो शेषफल भी बराबर आएगा, ठीक है। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हूँ एक दूसरे के बराबर होती हैं, ठीक है। संपाती का मतलब क्या होता है? जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक, मैंने इसके ऊपर अपना दूसरा हाथ रख दिया, ठीक, तो ये संपाती हो गया। मतलब बिल्कुल फिक्स है। तो संपाती का मतलब समझ गए? अब जो संपाती होते हैं आपस में वो बराबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब ये एक बोर्ड है, इसी की साइज का मैं एक बोर्ड ले आऊं, इस पे रख दूं, वो संपाती है इसके, तो उसकी लंबाई चौड़ाई एक सी होनी चाहिए। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है? जो पूर्ण होता है, ठीक है, मान के चलो ये एक पूर्ण है, मैंने एक सर्कल लिया, इसका पूर्ण है, इसका मैंने एक टुकड़ा ले लिया, ठीक, इतना, तो इसका क्या हो गया? भाग हो गया। तो जो पूर्ण होता है वो अपने भाग से बड़ा होता है। इनने ऐसी ऐसी बातें यार कहाँ से सोच ली यार, कितना तेज इनने दिमाग लगाया कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ठीक है। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। अब एक ही वस्तु के दुगने कर दोगे, ठीक है, एक ही वस्तुओं के दुगने कर दोगे तो बराबर होंगे ही, ठीक। एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। अब एक ही वस्तु है उसके आधे आधे, मैंने ये दो पेन लिए, ठीक है, ठीक, सेम कंपनी के पेन है, एक से हैं, संपाती हैं, सब हैं, ठीक। इसका दोगुना करेंगे और इसका दोगुना करेंगे तो दुगने आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसको आधा कर देंगे, इसको आधा कर देंगे तो इसके जो आधे टुकड़े होंगे वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है ना। बहुत तेज दिमाग लगाया, ठीक। तो ये थी कुछ इनकी अभिग्रहित, ठीक है। अब अभिग्रहित के बाद आ जाते हैं क्या? अभिधारणाएं, ठीक है, पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट्स इनके क्या थे? पहली अभिधारणा है कि एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। समझो इनका क्या कहने का मतलब है। मतलब एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक हम एक सीधी रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। हम बोल रहे भाई ये बहुत फुर्सत थे, बहुत फ्री थे और इनने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, तो खींच सकते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक। अब दूसरा अभिगृहित। अब इनकी
अच्छा, अभिधारणा के अंतर्गत एक अभिगृहित 5.1 आता है। दिए दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। तो उनका भी सही है। दो भिन्न बिंदु दिए हों तो उनसे एक अद्वितीय मतलब एक ही खिंचेगी, इससे दूसरी इससे नहीं खिंच सकती, एक खिंच गई बस, खेल खत्म। अब देखते हैं अभिधारणा 2। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। अब यही एक रेखा है, ठीक है, इसको हम दोनों ओर कितना भी बढ़ा दें क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ जाएगी है, ठीक है। अब इनकी अभिधारणा 3 क्या है? किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। क्या दिमाग लगाया भाई, किसी को केंद्र मानकर, हमने किसी चीज को केंद्र मान लिया, ठीक है, और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है, किसी त्रिज्या से। ऐसे ही तो खींचते हैं हम, जब हम कंपास का यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, केंद्र मानते हैं, और जितना भी हम सर्कल बनाते हैं वो उसकी क्या होती है, त्रिज्या ही तो होती है। इतना खोला तो नहीं बनेगा सर्कल ऐसा, ठीक है, तो वो त्रिज्या ही तो होती है उसकी। अब अभिधारणा 4। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्या बात कही भाई, समकोण जो होते हैं वो कितने होते हैं, 90 अंश के। जब समकोण का मतलब ही 90 अंश होगा तो कितने भी समकोण रख दो, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा, वो रहेगा तो समकोण ही। मतलब एक छोटा त्रिभुज बना दिया मैंने समकोण, एक ये बड़ा त्रिभुज बना दिया, रहेगा तो 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। इसलिए सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब समकोण में है कि 90 डिग्री है, इसका एरिया में एरिया निकालोगे तो वो तो थोड़ा अलग निकलेगा ही। अब है अभिधारणा 5। यदि एक सीधी रेखा को यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम है, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी दो रेखाएं हैं, मान के चलो, ठीक, एक ये रेखा है, पेन क्यों नहीं चल रहा है, एक ये रेखा है, ठीक है, और एक ये रेखा है, ये हमने दो रेखाएं ले ली, ठीक। तो यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, तो एक हमने क्या किया, यहाँ पर एक रेखा गिरा दी, ठीक है, ये थोड़ी सी टेढ़ी बनी है उसमें, इसलिए मैं भी इसको थोड़ा सा टेढ़ा बना देता हूँ। अपने ही और दो अंतःकोण इस प्रकार, देखो अंतःकोण इस साइड भी बन रहे हैं, अंतःकोण इस साइड भी बन रहे हैं, लेकिन ये क्या बोल रहे, इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। दो समकोण का मतलब होता है 180, 90 90 180। इस साइड देखो भाई, ये समकोण से ज्यादा है, ये भी समकोण से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका मान 180 से ज्यादा होगा। इस साइड देखो ये झुका हुआ है, मतलब ये 90 से कम है, ये झुका है, ये 90 से कम है, मतलब इनका योग ये 90 हो सकता है, लेकिन ये तो 90 नहीं है, ठीक है, ये 90 मान के चलो हो भी जाए तो ये तो नहीं है 90। तो इनका जो योग है, यदि दोनों समकोण मतलब दो समकोण की योग यानी 180 से कम है, ठीक है, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलेंगी जिस ओर इनका जो योग है दो दो समकोणों से कम होता है। तो सही बात है, यदि इन दोनों रेखाओं को हम थोड़ा आगे जाके इनको मिलाएं तो किस ओर मिलेंगी, इस ओर तो भाई मिलने से रहेंगी, इस साइड जा रही है, इस साइड जा रही, उसी ओर मिलेंगी जिस साइड इनके जो अंतः कोण है उनका योग 180 से कम है, ठीक है। ये थोड़ा हमें सही सी लगी है इनकी अभिधारणा, हाँ थोड़ा सा लगा कि हाँ ये सही है, ठीक। बाकी तो दो बराबर के बराबर होते हैं, बराबर को घटा दो तो बराबर होते हैं, क्या है, समकोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये थी इनकी अभिधारणाएं, पूरी पांचों अभिधारणाएं हमने समझ ली हैं। अब हम सीधे बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली 5.1 की तरफ। तो प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। अपने उत्तरों के लिए कारण भी देना हमें, ठीक है। तो पहला है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो
ये बनाया मैंने एक बिंदु, ठीक, ये एक बिंदु बनाया। क्या इस बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है? चेक कर लो, हमने तो इससे एक भी खींच दी, दो भी खींच दी, तीन भी। मतलब इस बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी? अनंत रेखाएं। तो ये इनका कथन जो है वो क्या है? असत्य है, क्योंकि एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक। दूसरा है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। दो भिन्न बिंदुओं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इससे हम यदि रेखा खींचें तो ये असंख्य हो सकती हैं क्या? तो ये बिल्कुल गलत है। दो बिंदुओं से होकर केवल एक अद्वितीय रेखा ही जा सकती है, असंख्य रेखाएं नहीं जा सकती। ठीक। तो ये भी कथन इनका क्या है? असत्य है। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया कि किसी भी शांत रेखा को हम दोनों ओर अनिश्चित रूप से बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तीसरा जो है इनका, ये क्या है? सत्य है। और ये कौन सा अभिगृहित पढ़ा था हमने? दूसरा। ठीक है। यदि दो वृत्त बराबर हों तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यही तो ये हम क्या बताएं अब। अब दो वृत्त बराबर होंगे तो उनकी त्रिज्याएं बराबर तो होंगी। तो ये भी क्या है? सत्य है। ठीक है। अब थोड़ा इसका उत्तर माला में मैं आंसर पढ़ देता हूँ। यदि एक वृत्त से परिबद्ध प्रदेश को दूसरे प्रदेश पर अध्यारोपित करें तो वे संपाती होंगे। अतः इनके केंद्र और परिसीमाएं संपाती होती हैं, अतः इनकी त्रिज्याएं भी कैसी होंगी? संपाती होंगी। मतलब यदि एक वृत्त को दूसरे वृत्त पर रखा जाए, ठीक, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो बराबर है, जब बराबर है तो हम एक वृत्त को दूसरे वृत्त पर रखेंगे तो संपाती होंगे, तो उनके केंद्र भी संपाती होंगे, उनकी त्रिज्याएं भी संपाती होंगी। ठीक है। पांचवा है, आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। देख लेते हैं। हमें आकृति 5.9 में एक रेखा दी है जिसका नाम है क्या? ए बी। एक दूसरी रेखा भी दी है जिसका नाम है क्या? पी क्यू। और तीसरी रेखा भी दी है जिसका नाम है क्या? एक्स वाई। ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं। यदि ए बी बराबर पी क्यू, तो जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है। ठीक है। और पी क्यू बराबर एक्स वाई, जो पी क्यू है वो एक्स वाई के बराबर है। तो पूछ रहे हैं क्या, क्या ए बी और एक्स वाई बराबर होंगे, ये पूछा जा रहा है। अब एक बार बताओ, ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के। और पी क्यू किसके बराबर है? एक्स वाई के। इसका मतलब तीनों क्या है? ये बराबर है। मतलब ये ए बी और जो एक्स वाई है, ये भी क्या होंगे? बराबर ही होंगे। ठीक है। तो जो प्रथम अभिगृहित था, ठीक है, उसमें ये लग रहा है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो निम्नलिखित पदों में से क्या करना है? प्रत्येक की परिभाषा देनी है। और इनमें से क्या ऐसे पद हैं जिन्हें हम परिभाषित करने की आवश्यकता है? ठीक है। तो भाई परिभाषित करने की आवश्यकता तो सबको है। ठीक। पहला हमने दिया है क्या? समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी दो रेखाएं, ठीक है, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच का अंतर हमेशा क्या होता है? एक सा होता है। जिनके बीच में जो अंतर होता है वो हर जगह क्या होगा? बराबर होता है। और ये रेखाएं कभी आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। वो क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन बोलते हैं इनको। ठीक है। तो समांतर रेखाओं की परिभाषा यही है कि ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच का अंतर हमेशा बराबर होता है, तथा ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि ये समांतर है, रेल की पटरी ऐसी। ठीक। तो दूसरा है अपना, तो लंबवत रेखा है। लंब रेखा क्या कहलाती? मान के चलो एक रेखा है, इस पर ये रेखा कैसी है? लंबवत है। तो यहाँ पर हमेशा क्या बनाएगा? दोनों तरफ ही 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है। तो ऐसी रेखा जो किसी अन्य रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती हो, वो लंब रेखा या लंबवत रेखा कहलाती है। ठीक है।
तीसरा है रेखाखंड। तो तीसरा है रेखाखंड। देखो, रेखाखंड क्या होता है? किसी एक रेखा का एक खंड होता है। मान के चलो ये एक रेखा है, ठीक है। इसको हम दोनों ओर कितना भी बढ़ा सकते हैं। इसका मैंने बीच का एक हिस्सा ये ले लिया, क्या? ए बी। तो इसको उठा के अलग से हमने बना लिया, क्या? एक ए बी। ठीक है। तो रेखाखंड की परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं? किसी रेखा का एक ऐसा भाग जिसको हम दोनों तरफ नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। इसको हम बढ़ा नहीं सकते, पहली बात, ठीक है। और ये किसी एक रेखा का भाग होता है, ठीक। तो किसी भी एक रेखा का ऐसा भाग जिसको हम दोनों ओर बढ़ा नहीं सकते हैं, वह निश्चित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? मतलब यदि हम कोई वृत्त बनाए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर यदि कोई वृत्त बनाए तो यह वृत्त के केंद्र से लेकर इसकी परिधि तक की दूरी होती है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है, ठीक है। यही वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब है वर्ग, ठीक। यही बता दे रहे वर्ग। तो वर्ग क्या होता है? जो चारों तरफ से क्या हो? बराबर हो। इसकी ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? बराबर होती हैं, तथा जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, वो क्या होता है? एक वर्ग होता है, ठीक है। तो यह वर्ग की परिभाषा। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से खत्म हुआ। अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? नीचे दी हुई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहला क्या है? दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। तो भाई ये ने दे दिया है कि दो भिन्न बिंदु ए और बी है, ठीक है। ए और बी कोई भी भिन्न बिंदु है, तो इनके बीच में सी एक बिंदु है जो इनके बीच में है। तो एक बिंदु इसके बीच में है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब पूछ रहे हैं क्या इन अभिधारणाओं, पहले तो ये देखो, यहाँ कम से कम, दूसरा देखो, यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है, ठीक है। ये पहला था। अभी दूसरा देखो, यहाँ कम से कम तीन बिंदु ऐसे विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। मान के चलो एक रेखा है, एक बिंदु ये ए है, एक बिंदु बी है। अब ये बिंदु मैंने सी बना दिया, ठीक है। या मान के चलो एक बिंदु मैंने डी बना लिया कहीं भी। हमने तीन की बात करी, चलो तीन देखो। तो यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है, ठीक है। अब एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी, ये तो एक रेखा पर स्थित है, मान के चलो ये नहीं है, इसमें मैंने एक यहाँ बना दिया बी। तो तीन बिंदु ऐसे हैं जो एक रेखा पर स्थित नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि नहीं है। अब वो क्या बोल रहे हैं? क्या इन अभिधारणाओं में से कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणा अविरोधी है? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? स्पष्ट कीजिए। तो इनका जो स्पष्टीकरण मैं दे चुका हूँ, ठीक है। अब थोड़ा आंसर शीट में देखते हैं क्या है। ऐसे अनेक अपरिभाषित शब्द हैं जिनकी जानकारी छात्र को होनी चाहिए, ठीक है। ये उत्तरमाला बोल रही, ठीक। ये संगत होते हैं क्योंकि इनके दो अलग अलग स्थितियों का अध्ययन किया जा सकता है। मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्या इन अभिधारणाओं में से कोई अपरिभाषित शब्द है? तो ऐसे कई शब्द होते हैं जो अपरिभाषित होते हैं, ठीक है। और इनकी छात्रों को जानकारी लेकिन होनी चाहिए। क्या ये अभिधारणा अंतर्विरोधी है, अविरोधी है? तो इसमें मैंने लिखा ये संगत होते हैं क्योंकि इनमें दो अलग अलग स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। मतलब अंतर्विरोधी या अविरोधी नहीं है, ठीक है। लेकिन इनकी क्या है, अलग अलग स्थितियों का हम अध्ययन करते हैं। इसमें कोई स्थिति अलग बन रही है, बिंदु तीन है, इसमें अलग बन रही है, ठीक। और अब इसमें लिखा है क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है, ठीक। तो ये अभिग्रहित जो है वो यूक्लिड की अभिधारणाओं का अनुसरण तो बिल्कुल नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी एक अभिग्रहित 5.1 का ये अनुसरण करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें आना माना है नहीं है, ठीक। फिर भी आप लोग जो अभिग्रहित और अभिधारणा है इनको एक बार नज़र मान लेना। कभी कभी पूछ सकते हैं कि कहो पूछ लें अभिग्रहित 5 नंबर क्या कहता है, अभिधारणा 1 नंबर क्या कहती है, ठीक। तो इस तरीके से है।
तो इसके बाद हम बढ़ते हैं सीधे चौथे क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इसमें चौथा क्वेश्चन, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। ठीक, देखो जरा, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है, ठीक है, यदि बिंदु ए और बी दिए हुए हैं, ये बिंदु है ए और बी, ठीक, इसके बीच बिंदु सी ऐसा स्थित है, ये बिंदु सी है ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी, जो ए सी है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। हमें सिद्ध करना है कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए, तो ये है आकृति, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि जो ए सी है वो 1/2 ए बी, मतलब ए बी का क्या है, आधा है, ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है कि ए सी 1/2 ए बी मतलब ए बी का पूरा आधा है, ठीक है। हमें एक चीज दी है कि ए सी बराबर बी सी, तो हम यहाँ से देखो, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। अब देखो हमें एक चीज दी हुई है क्या, कि जो ए बी है, ठीक है, जो ए बी है वो क्या है, ए सी धन बी सी, ये हमें दिया हुआ है। भाई सीधी सी बात, हमें ये दिया है कि दो बिंदु है और ये ऐसा दिया है, तो जो हमने यहाँ पर चित्र बनाया तो हमें क्या पता चला कि जो ए बी है वो ए सी धन बी सी है यहाँ पर, ठीक है। तो ए बी बराबर ए सी धन बी सी, ए बी बराबर, एक बात बताओ यहाँ पर कि जो ए सी और बी सी वो क्या है, ए सी और बी सी बराबर है, ठीक है। तो ए सी और बी सी जब बराबर है तो इस बी सी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ए सी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो हमने इस बी सी की जगह पे क्या रख दिया, ए सी। तो ए बी बराबर ए सी और ए सी कितने हो गए, तो ए सी, इस दो को यहाँ पर कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 ए बी बराबर ए सी, ठीक है। यहाँ इसको लिख सकते हैं हम क्या, ए सी बराबर 1/2 ए बी, ठीक है। यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हमने इसको सिद्ध कर दिया। अब पांचवा क्वेश्चन देखो, प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है, बिल्कुल सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि किसी भी रेखाखंड का केवल एक और एक ही मध्य बिंदु होगा, ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है। तो देखो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो हमने पहले ये चित्र बना लिया है, ठीक है। अब हम मान लेंगे कि सी तो मध्य बिंदु है, एक और मध्य बिंदु हमने मान लिया कहीं पर क्या, डी, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है कि मात्र एक ही मध्य बिंदु होता है, सिर्फ सी होगा, क्योंकि भाई किसी भी रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु हो सकता है, दो नहीं हो सकते। तो उसके लिए हमने एक और मध्य बिंदु मान लिया डी, कि चलो ये भी है, मान के चलो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना ए बी के दो मध्य बिंदु सी और डी है। हमने क्या मान लिया कि ए बी के दो मध्य बिंदु हैं सी और डी, ठीक। अब देखो सी भी है मध्य बिंदु, डी भी है मध्य बिंदु, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो जब सी मध्य बिंदु रहेगा, ठीक है, तो जो ए सी और जो बी सी है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए सी और बी सी यहाँ से बराबर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सी भी क्या है, मध्य बिंदु है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ से, जब सी मध्य बिंदु है तो जो ए सी और जो बी सी है वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ए सी जोड़ दो, ठीक है। तो हमने दोनों पक्षों में ए सी जोड़ दिया।
भाई आधा जो है इसका हम जोड़ रहे हैं, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों पक्षों में हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ए सी धन ए सी बराबर, इस साइड भी कर दो बी सी धन ए सी। हमने दोनों पक्षों में क्या कर दिया, ए सी यहाँ से जोड़ दिया, ठीक है। इसको बना लो हम क्या, समीकरण एक। यहाँ से देखो क्या है, ए सी और ए सी, यदि ए सी और ए सी को हम जोड़े तो एक हिसाब से देखो ए सी तो बराबर है बी सी के भी, ए सी जो है वो बी सी के ही बराबर है यहाँ से, ठीक है। तो क्या ये ए सी, और ऐसा हम कर सकते हैं, यहाँ देखो ए सी और ए सी की जगह हम बी सी यहाँ पर बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी बी सी धन ए सी है, तो ए सी और बी सी मिलके क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं, ठीक। ए सी और बी सी मिलके ए बी बना रहे हैं, तो बी सी धन ए सी। यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ए बी बराबर बी सी धन ए सी। इसको मान लो समीकरण दो, ठीक। अब देखो यहाँ ए बी है ही, इस बी सी की जगह हम ए सी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस बी सी की जगह भी हमने क्या रख दिया, ए सी रख दिया, तो ए सी यहाँ पर भी क्या है, ए सी, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या होगा, ये जुड़ जाएंगे तो दो ए सी। इसको मान लो समीकरण तीसरा। तो हमारा समीकरण एक क्या मिल रहा है कि ए सी धन ए सी बराबर बी सी धन ए सी। दूसरा क्या है कि ए बी बराबर बी सी धन ए सी। और तीसरा क्या है कि ए बी बराबर दो ए सी, ठीक। अब देखो, अभी हमने जब सी को मध्य बिंदु लिया था तो ये हमने किया, ठीक है। अब जब डी मध्य बिंदु हो, हम क्या कर रहे हैं कि जब डी मध्य बिंदु होगा तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, देखो कि ए बी तो पूरी लाइन है, यहाँ पर हमने ए बी लिख दिया। लेकिन ए सी कब आया था, जब सी मध्य बिंदु था। तो अब डी मध्य बिंदु है तो यहाँ पर क्या आएगा, ए डी, मतलब ये दो ए डी। इसको बना लो समीकरण चार, ठीक। अब समीकरण तीन और चार को देखो, तो समीकरण तीन व चार से ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। दो ए सी बराबर दो ए डी, ठीक है। हमने इस दोनों समीकरण में देखो ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे, दो ए सी बराबर क्या हो गया अपना, दो ए डी हो गया। अब इसमें कौन सा वो लग रहा है, देखो यहाँ पर आप एक वो लिख सकते हैं, उनकी जो अभिधारणा है, ठीक है। कौन सी लग रही है कि थिंग, जो चीजें यदि एक दूसरे के बराबर हों, ठीक है, तो उनके बराबर भी एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। अब जैसे ये दोनों एक दूसरे के समान हैं, उनके बराबर भी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से देखो दो और दो हम काट सकते हैं, तो जो AC है, या यहाँ पर ये भी भाई उनकी अभिधारणा लग रही है कि चीजें जो एक दूसरे के डबल होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। ये भी उसका डबल है, ये भी उसका डबल है, तो ये बराबर होंगे। तो ये यहाँ पर क्या है, AC बराबर AD हो जाएगा, या दो से दो काट दो तो AC बराबर क्या हो गया, AD। तो ये हो गया अपना क्या, AC बराबर AD, ठीक है। अब एक बात बताओ, AC और AD बराबर है क्या, ये बराबर है क्या। AC और AD बराबर तब होंगे, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, AC और AD बराबर तब होंगे जब C और D एक ही बिंदु हो, ठीक है। जो हमारा AC बराबर AD आया है, देखो AC और ये AD ये बराबर है, क्या ये बराबर है, ये बराबर होते, यदि एक ही बिंदु पर ये होते तो ये बराबर होते। तो जो हमने माना था, अतः हमारी कल्पना असत्य है, तथा पूछ क्या रहे थे उसमें कि रेखाखंड, किसी रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। तो यहाँ लिखना है तथा, या अतः लिख दो। अतः हमारी कल्पना असत्य है, तथा एक रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु
हो सकता है। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरीके से सॉल्व किया, जरा एक बार इसको फिर से समझ लो। ठीक, देखो हमने क्या किया, ए बी रेखा खींची, इसका मध्य बिंदु सी होता है, एक और मध्य बिंदु हमने डी ले लिया मान के चलो। ठीक है, माना ए बी के दो मध्य बिंदु सी और डी हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या लेना है, हाँ यहाँ पर जब, यहाँ पर लिखना भूल गए हम, यहाँ पर लिखना है जब मध्य बिंदु सी ओ, जब मध्य बिंदु सी होगा तो जो ए सी होगी वो बी सी ये बराबर होंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में हमने क्या कर दिया, ए सी जोड़ दिया, तो इसमें भी ए सी जोड़ दिया, इसमें भी ए सी जोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ए सी धन ए सी बराबर बी सी धन ए सी। ठीक है, अब जो ए सी है वो किसके बराबर है, बी सी के, तो ए सी की जगह मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, बी सी रख दिया, तो ये बन गया हमारा ए सी धन बी सी बराबर बी सी धन ए सी। ठीक है, अब ए सी और बी सी, ये ए सी और ये बी सी, ये मिलके क्या बना रहे हैं, ए बी। ठीक है, तो उसकी जगह मैंने रख दिया ए बी, तो ए बी बराबर बी सी धन ए सी, ये समीकरण 2, ये समीकरण 1। ठीक है, तो ए बी बराबर बी सी धन ए सी है यहाँ, तो बी सी धन ए सी, तो एक बार बताओ इस बी सी किसके बराबर है, ए सी के, तो इस बी सी की जगह हम ए सी रख सकते हैं, तो ये ए सी धन ए सी हो गया। ठीक है, तो ए बी बराबर इन दोनों को जोड़ दो, क्या हो गया, दो ए सी, तो हमने टोटल निकाला है कि जो ए बी है वो दो ए सी के बराबर है। ठीक, अब हमने क्या लिया, मध्य बिंदु क्या हो, डी हो, जब मध्य बिंदु डी होगा तो जो, अब ए बी की जगह क्या आ जाएगा, जब मध्य बिंदु हमने डी लिया। ठीक है, तो जो ए बी होगा, जो ए बी होगा, अब यहाँ पर क्या था, दो ए सी, क्योंकि मध्य बिंदु सी था, अब यहाँ पर होगा दो ए डी, क्योंकि मध्य बिंदु क्या है, डी है, तो ए बी बराबर दो ए डी, ये समीकरण चौथा हो गया। ये समीकरण में देखो ए बी बराबर ए बी के है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे, दो दो यहाँ से काट दो, तो क्या मिला हमें, ए सी बराबर ए डी, मतलब ए सी बराबर ए डी। ठीक है, अब एक बार बताओ, ए सी और ए डी बराबर है क्या, नहीं है, तो ए सी और ए डी बराबर तब होते हैं जब ये दोनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, तो जो हमने कल्पना मानी थी वो गलत है, और एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। ठीक है, तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं सीधे हम छठवें क्वेश्चन की तरफ। आकृति 5.10 में यदि ए सी बराबर बी डी है तो सिद्ध कीजिए ए बी बराबर सी डी। पहले आकृति बना लो, ये हमें आकृति दी है। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, लिखेंगे, दिया है, हमें क्या दिया है कि ए सी बराबर बी डी, क्या दिया है, ए सी बराबर बी डी, जो ए सी है वो बी डी है, ये बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी, तो यहाँ लिखेंगे हम सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें, ए बी बराबर सी डी, हमें ये सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी क्या है, बराबर है। ठीक है, ये लिया हमने क्या, ए सी। ठीक है, तो जो ए सी है, ए सी है वो ए बी धन बी सी से मिलकर बनी है। ठीक है, तो ए बी धन बी सी, जो ए सी है वो ए बी और बी सी से मिलकर बनी है। सेम जो बी डी है, क्या है, बी डी, ठीक है, ये बी डी बी सी और सी डी से मिलकर बनी है, तो इसको लिख सकते हैं हम बी सी और सी डी, यानी बी सी धन सी डी। ठीक है, तो ए सी है जो इतना, वो ए बी और बी सी से मिलकर बनी है, और जो बी डी है, ठीक है, तो बी डी है वो बी सी और सी डी से मिलकर बनी हुई है। ठीक, तो इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। अब हमें एक चीज दी है, ठीक है, इसको मत मान लो उसे भी, हमें एक चीज दी है, क्या, ए सी बराबर बी डी। ठीक है, हमें क्या दिया है, ए सी बराबर बी डी, तो इस बी डी की जगह हम ए सी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि ए सी बराबर बी डी, तो इस बी डी की जगह क्या रख दो, ए सी, तो इसकी जगह हमने ए सी रख दिया, यहाँ पर क्या है, बी सी धन सी डी, इसको मान लो समीकरण 2। ठीक, अब एक बार बताओ, समीकरण 1 और 2 की तुलना करो, ए सी यहाँ पर ए सी, यहाँ पर ए सी, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 हमने लिया, ये दोनों बराबर है, और यहाँ पर हम वो भी लगा सकते हैं, उसकी जो अभिधारणा क्या है, कि यदि बराबर जो होते हैं, ठीक है, बराबर के जो बराबर होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों बराबर क्या है, ए बी धन
BC बराबर BC धन CD। ठीक, अब देखो जरा, हमने क्या किया, AB धन BC बराबर BC धन CD, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब देखो जरा, BC को उस साइड पक्षांतर कर दो। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, AB बराबर BC धन CD तो है ही। ठीक है, इस BC को पक्षांतर कर दो तो ऋण का हो जाएगा। ठीक है, तो AB बराबर, देखो धन का BC ऋण का BC कट गया, क्या बचा, CD, यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ से सिद्ध हो गया। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बढ़ते हैं हम सीधे 7वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है, यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। तो यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5, तो पहले हम अभिग्रहित 5 को देखते हैं कि अभिग्रहित 5 में आखिर दिया क्या है। ठीक है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ये अभिग्रहित हमें 5 दिया हुआ है। तो इसको हम सर्वव्यापी सत्य क्यों मानते हैं। ठीक, इसको हम थोड़ा मतलब सिद्ध करेंगे कि इसको हम सर्वव्यापी सत्य क्यों मानते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें जो उसका अभिग्रहित 5 है, ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पहले हमें अभिग्रहित 5 है जो उसको लिखना है। ठीक है, कि पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है। तो हमने लिख दिया कि जो पूर्ण होता है वो अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है, ये उनका 5वां अभिग्रहित है। ठीक है, अब इसमें सिद्ध करना है, थोड़ी इस पर मतलब चर्चा करनी कि सर्वव्यापी क्यों है। चलो मान के चलो, हमने पहली कंडीशन ले ली कि कोई भी एक चीज ले लो, मान के चलो ले लिया हमने बाई, कि बाई बराबर A धन B धन C। ठीक, मतलब एक बाई चीज है, उसके तीन बिन मतलब ये तीन चीजों से मिलके बना है, ए से बी से और सी से। तो यहाँ से देखो क्लियरली यहाँ से दिख रहा है कि जो बाई है वो ए से बड़ा होगा, बी से बड़ा होगा और सी से बड़ा होगा। ठीक है, तो पहली स्थिति तो ये है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूर्ण अपने भाग से क्या है, बड़ा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ले लो भाई, चलो महाद्वीप ले लो कोई भी। ठीक है, मान के चलो एशिया महाद्वीप ले लो। ठीक है, तो हमने क्या किया, एशिया महाद्वीप लिया, उसमें से एक देश लिया भारत। अब भारत बड़ा होगा कि एशिया महाद्वीप बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, एक ही स्थिति में हम समझा सकते हैं, तो लिखना जरूरी बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भारत बड़ा है कि एशिया महाद्वीप बड़ा है, या चीन बड़ा है कि एशिया महाद्वीप बड़ा है, तो ये आप लोगों को दिमाग लगाओ। ठीक है, कि भाई एशिया महाद्वीप में ही भारत आता है और चीन आता है, तो ये अपने एशिया से बड़े कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो एशिया ही बड़ा होगा, मतलब वो पूर्ण है और भारत उसका एक भाग है। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज 5.1 खत्म होती है, और साथ ही ये चैप्टर जो 5 है वो भी खत्म होता है। अब सीधे हम बढ़ेंगे 6वें अध्याय की तरफ। ठीक, अब आएगी असली गणित, रेखाएं और कोण। अब जो आप लोग हैं अभी 8वीं से जो एकदम 9वीं में आए हैं, ठीक, अब आप लोगों को लगेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ठीक, अभी तक तो सिंपल सवाल थे, ये भी कठिन लगे होंगे कुछ लोगों को, लेकिन अभी तक जो सवाल थे वो सिंपल थे। अब जो सवाल आने वाले हैं, ठीक है, वो भाई साहब बहुत खतरनाक सवाल आने वाले हैं। जैसे अभी हमने सिद्ध की है ना, पूरे सिद्ध करने वाले सवाल हैं। ये आएगा रेखाएं और कोण, फिर त्रिभुज आएगा, फिर वृत्त आएगा। तो 3 चैप्टर ये इसी तरीके के रहेंगे, थोड़ी सा ध्यान देने लायक, नई चीज आप सीखेंगे इसमें कुछ। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो व्यक्ति नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।